नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में अपन नए टॉपिक मांग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मांग से संबंधित अपन नई नई टर्म्स को डिटेल में थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं मांग क्या होती है। तो दोस्तों, एक वस्तु की मांग है जो निम्न बातों पर निर्भर करती है। ये बातें कौन कौन सी हैं? 5 बातें देखते हैं। पहली है वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। कोई भी वस्तु है उसको प्राप्त करने की आपकी इच्छा हो या फिर उस वस्तु की आपको आवश्यकता हो। दूसरा है उपलब्ध साधन। वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपने पास उपलब्ध साधन होने चाहिए। जैसे मान लो, एक एग्जांपल देती हूँ मैं। एक लैपटॉप है जिसको मुझे प्राप्त करने की इच्छा है। मुझे चाहिए कि मेरे पास लैपटॉप हो और उस लैपटॉप को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी हो, मतलब उपलब्ध साधन हो। उस साधन को खर्च करने के मैं तैयार भी रहूं, मतलब मैं पैसे खर्च करने के लिए तैयार रहूं कि मुझे जाके लैपटॉप खरीदना ही है। इन पैसों को मैं खर्च करूंगी लैपटॉप के खरीदने के लिए, और फिर एक निश्चित समय पे निश्चित कीमत पे मैं उस वस्तु को खरीद लेती हूँ। तब जाके एक वस्तु की मांग बनती है। तो यही है मांग के अंदर ये 500 चीज़ें इंक्लूड होगी, तभी ये मांग की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। इनके अंदर अगर 4 चीज़ें भी रहे, एक चीज़ नहीं रहे, तो अपन पूरी तरीके से वो वस्तु की मांग नहीं बनती। इसलिए इन 5 बातों को हमेशा याद रखना। इसके बाद आता है दोस्तों मांग को प्रभावित करने वाले कारक। मांग को प्रभावित करने वाले कारकों में है, पहला कारक है वस्तु की कीमत, दूसरा है उपभोक्ता की आय। तो वस्तु की कीमत मांग को किस प्रकार से प्रभावित करती है? जैसे मान लो, अगर वस्तु की कीमत ज़्यादा रहती है तो वस्तु की मांग कम की जाती है, और वस्तु की कीमत अगर कम रहती है तो वस्तु की मांग हमेशा ज़्यादा की जाती है। इस प्रकार से वस्तु की कीमत कम या ज़्यादा होने पर उसकी मांग भी कम या ज़्यादा होती रहती है। तो मांग को वस्तु की कीमत प्रभावित करती है। नेक्स्ट है उपभोक्ता की आय। तो दोस्तों, उपभोक्ता की आय भी मांग को प्रभावित करती है। जैसे मान लो, अगर उपभोक्ता की आय अधिक रहती है तो उपभोक्ता वस्तुओं की मांग अधिक करता है, और आय कम होने पर मांग भी कम की जाती है। इसके बाद आता है उपभोक्ता की रुचि। उपभोक्ता की रुचि भी मांग को प्रभावित करती है। किसी वस्तु में अगर ज़्यादा इंटरेस्ट हो, उसकी फैशन चल रही हो, उस वस्तु की वो फैशन में चल रही हो, उसका ट्रेड चल रहा हो, तो उस टाइम पे उस वस्तु की मांग अधिक की जाती है। बिना रुचि वाली वस्तुओं की मांग कम की जाती है। नेक्स्ट है भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना। ये पॉइंट भी मांग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे मान लो, अगर कुछ ऐसी स्थिति हो कि भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है, जैसे युद्ध की स्थिति होने वाली हो या फिर आपातकाल की स्थिति हो, जैसे कोरोना में लॉकडाउन लग गया था, तो ऐसे टाइम पे उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ने की संभावना देख के अपन उन वस्तुओं को पहले ही बहुत ज़्यादा खरीद लेते हैं। तो उसकी मांग उस टाइम पे क्या होती है? प्रभावित होती है। रीति रिवाज और जलवायु। रीति रिवाज भी मांग को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लो, कोई शादी वगैरह है तो शादियों में शादी वाली वस्तुओं की ज़्यादा मांग होती है। दिवाली है, दिवाली एक त्यौहार है, त्यौहार पे दिवाली पे के सीजन में अलग चीज़ों की डिमांड रहती है। रक्षाबंधन पे जैसे राखियों की डिमांड होती है। तो अलग अलग रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग भी अपनी वस्तुओं की मांग है वो भी बदलती रहती है। अलग अलग वस्तुओं की मांग की जाती है। जलवायु है, वो भी मांग को प्रभावित करती है। सर्दियों के टाइम पे अलग वस्तुओं की डिमांड होती है, गर्मियों के टाइम पे अलग चीज़ों की डिमांड रहती है, बारिश के दिनों में अलग चीज़ों की डिमांड रहती है। इसी प्रकार है आगे प्रतिस्थापन व पूरक वस्तुएं। प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुएं, ये वो वस्तुएं हैं जिनको संबंधित वस्तुएं बोला जाता है। अर्थात इसके अंदर 2 वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित रहती हैं। जैसे प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। प्रतिस्थापन वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे की जगह पे काम में ली जाती हैं। 2 ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर सके, एक दूसरे की जगह पे काम में ली जा सके। इसका एग्जाम्पल है जैसे चाय और कॉफ़ी। चाय की जगह पे अपन कॉफ़ी को काम में ले सकते हैं, कॉफ़ी की जगह पे चाय को काम में ले सकते हैं। तो अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता कॉफ़ी की मांग को बढ़ा देगा, है ना। इसी प्रकार है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं में वो वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के साथ में ही काम में आती हैं, एक दूसरे के बिना काम में नहीं आती। जैसे कार और पेट्रोल। पेट्रोल के बिना कार नहीं चलेगी, है ना। तो ये वस्तुएं एक दूसरे के साथ में ही काम में आती हैं, तो इनकी कीमत भी इनकी मांग को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है मांग के प्रकार। प्रोफेसर बाबर ने मांग के 3 प्रकार बताए हैं: कीमत मांग, आय मांग और तिरछी मांग। सबसे पहले अपन देखते हैं कीमत मांग को। कीमत मांग होती है अन्य बातों के स्थिर रहने पर किसी वस्तु की मांग। कीमत मांग उस वस्तु की मांग मात्रा को बताती है जो निश्चित समय व निश्चित कीमत पर उपभोक्ता खरीदने को तैयार रहता है। अर्थात एक निश्चित समय पे और निश्चित कीमत के दिए होने पर उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु की कितनी इकाइयाँ खरीदी जाती हैं, उनको ही कीमत मांग बोला जाता है।
इसके अंदर अन्य बातों के स्थिर रहने पर, ये पॉइंट थोड़ा देखने लायक है कि अन्य बातें क्या स्थिर हैं। तो इसमें दोस्तों मांग को, जो अपन अभी ऊपर पढ़े हैं मांग को प्रभावित करने वाले कारक, उनमें मांग को प्रभावित करने वाले कारकों में सिर्फ कीमत है। कीमत के अलावा जो अन्य कारक हैं वो सभी स्थिर रहें, यही इसका मतलब होता है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, जैसे ये थे अपने मांग को प्रभावित करने वाले कारक, तो इनमें अपन अगर कीमत मांग को देख रहे हैं तो कीमत के अलावा बाकी सभी की कारक क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। और अगर अपन आय मांग को देखेंगे तो उपभोक्ता की आय के अलावा बाकी सभी कारक क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। और सिर्फ उपभोक्ता की आय की वजह से मांग के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा उसको देखेंगे। ऐसे ही कीमत मांग में सिर्फ कीमत की वजह से मांग के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं, बाकी सभी कारक क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। तो जब भी लिखा हुआ आता है कि अन्य बातें के स्थिर रहने पर, इसका मतलब यही होता है कि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य सभी कारक स्थिर रहे और सिर्फ कीमत की वजह से मांग को देखें अपन की अलग अलग कीमत के अलग अलग स्तर पे उपभोक्ता के द्वारा एक निश्चित समय में कितनी मांग की गई है, वही कीमत मांग है। आगे होता है कि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारक स्थिर रहते हैं। इसमें फिर है, इसको एक फलन के द्वारा दर्शाया गया है कि ए वस्तु की मांग है, जैसे डी ए और पी ए वस्तु है जिसकी कीमत है, और ये मांग जो है वो कीमत का क्या है, फलन है, मतलब एक दूसरे के बीच में संबंध है। इसको अपन वैसे देख सकते हैं कि एक वस्तु की कीमत और मांग के बीच में कैसा संबंध होता है, वस्तु की कीमत और मांग मात्रा के बीच में उल्टा संबंध होता है, अर्थात कीमत ज़्यादा रहेगी तो मांग कम रहेगी और कीमत कम होने पर मांग अधिक रहती है। अर्थात कीमत इसकी ज़्यादा रहती है तो हमेशा मांग क्या रहती है, कम रहती है। इसको अपन इस रेखा चित्र के द्वारा देख सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लो इस रेखा चित्र के अंदर अपन ने क्या किया है, क्षैतिज अक्ष पे अपन ने मांग को लिया है, ये वाला जो क्षैतिज अक्ष है इस पे अपन मांग को लिया है, और इधर लंबवत अक्ष पे अपन ने कीमत को लिया है। इसमें अपना पहला कीमत P है जहाँ पे अपनी कीमत Q है, और अपना पॉइंट है जो A पॉइंट पे उपभोक्ता संतुलन में है। फिर अपन देखते हैं कि अगर कीमत बढ़ा के अपन ने P1 कर दी तो मांग कम होके Q1 आ जाती है। जैसे कीमत को बढ़ाया मांग क्या होगी, कम होगी। और फिर अगर अपन कीमत को कम कर देते हैं, P2 कर देते हैं, तो मांग Q से बढ़कर Q2 हो जाती है। तो ये रेखा चित्र अपना दर्शाता है कि कीमत और मांग के बीच में कैसा संबंध है, ऋणात्मक या उल्टा संबंध है। अर्थात कीमत ज़्यादा रहती है तो मांग कम होती है, और कीमत कम रहती है तो मांग अधिक होती है। और जो वक्र अपना जो मांग वक्र प्राप्त होता है वो नीचे की तरफ गिरता हुआ या उल्टे संबंध को दर्शाने वाला मांग वक्र प्राप्त होता है। तो उपभोक्ता इसके आगे देखते हैं आय मांग। आय मांग का अर्थ वस्तुओं सेवाओं की उन मात्राओं से है जो अन्य बातों के समान रहने पर एक उपभोक्ता द्वारा निश्चित समय में आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदी जाती है। यहाँ पे स्रोत नहीं आएगा, यहाँ पे स्तर आएगा, विभिन्न स्तरों पर खरीदी जाती है। तो मिसप्रिंट हो गया, इसको सही कर लेना। आय मांग क्या है, वही बात अन्य बातों के समान रहने पर या अन्य बातों के स्थिर रहने पर उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित समय में आय के विभिन्न स्तरों पर कितनी मांग की गई है, वही कितनी चीज़ें खरीदी गई है, कितनी वस्तु कितनी इकाइयाँ खरीदी गई है, वही आय मांग है। आय मांग उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की मांगी गई मात्रा में संबंध बताती है, जो कैसा होता है, धनात्मक संबंध होता है। मतलब उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की मांग के बीच में कैसा संबंध है, धनात्मक संबंध है, पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब आय ज़्यादा रहती है तो मांग ज़्यादा रहती है, और आय कम रहती है तो मांग क्या रहती है, कम रहती है। यही है आय मांग। इसके बाद में है, इसको अपन वैसे देखते हैं। आय मांग को वस्तु की प्रकृति की भिन्नता के कारण अलग अलग प्रकार से देखा जाता है। मतलब आय मांग को पढ़ने के लिए अपन वस्तु की प्रकृति के हिसाब से देखेंगे। जैसे मान लो अगर वस्तुओं की प्रकृति हो सामान्य या श्रेष्ठ वस्तुएं हों तो आय मांग कैसी रहेगी। सामान्य व श्रेष्ठ वस्तुएं, इन वस्तुओं की मांग उपभोक्ता की आय की वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है। मतलब सामान्य वस्तु रहेगी तो उपभोक्ता की आय बढ़ेगी, वैसे वैसे मांग बढ़ती जाएगी। अर्थात सामान्य वस्तु व उपभोक्ता की आय में सीधा, यहाँ पे ऋणात्मक नहीं दोस्तों, धनात्मक आएगा, सीधा व धनात्मक संबंध होता है। आय कम होने पर इनकी मांग कम होती है और आय अधिक होने पर इनकी मांग अधिक हो जाती है। तो ये है सामान्य और श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में आय और मांग के बीच में संबंध, जो कैसा है, धनात्मक है, जिसको अपन इस रेखा चित्र से देखते हैं। मान लो आय I1 है तो अपनी मांग Q1 रहती है।
I बढ़ के I2 हो गई तो मांग भी बढ़ के Q2 हो गई। I कम होके I पे आ गई तो मांग भी कम होके Q पे आ गई। तो यही है संबंध, जो मांग वक्र है वो अपने को सीधा ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ प्राप्त होगा, जो धनात्मक संबंध को दर्शाता है सामान्य वस्तुओं की मांग और उपभोक्ता की आय के बीच। उसके बाद आता है दोस्तों हीन वस्तुएं। हीन वस्तुएं, कम गुणवत्ता वाली वस्तुओं को हीन वस्तुएं कहा जाता है। इन वस्तुओं की मांग आय में वृद्धि के साथ कम हो जाती है। यहाँ पे उल्टा संबंध रहता है, जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है वो निम्न क्वालिटी की वस्तुओं की मांग को कम कर देता है और अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं को खरीदता है। इसलिए उपभोक्ता की आय में वृद्धि होते ही इनकी मांग कम हो जाती है, और उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो इनकी मांग बढ़ जाती है। अर्थात उपभोक्ता की आय और हीन वस्तुओं की मांग के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है। तो ऋणात्मक संबंध को बताने वाला डायग्राम अपना ये रहेगा, जिसमें अपन ऋणात्मक संबंध को दर्शाते हैं, जिसमें मांग वक्र है वो नीचे की तरफ गिरता हुआ रहता है, जो हीन वस्तुओं की मांग और उपभोक्ता की आय के बीच में संबंध को इसके बाद आती है दोस्तों तिरछी मांग। तिरछी मांग संबंधित वस्तुओं के संबंध में रहती है। संबंधित वस्तुएं जो अपन ने पहले भी देखी थी, प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुएं। तिरछी मांग किसी वस्तु की उन मात्राओं को व्यक्त करती है जो उपभोक्ता अन्य बातों के समान रहने पर एक निश्चित समय में संबंधित वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होने पर खरीदने को तैयार रहता है। मतलब अन्य सभी बातें स्थिर और सिर्फ संबंधित वस्तुओं की कीमतें या फिर उनके मूल्य में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता के द्वारा कितनी मांग की गई है, इसी को बताती है तिरछी मांग। अन्य शब्दों में तिरछी मांग एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का दूसरी वस्तु की मांग मात्रा के साथ संबंध को दर्शाती है। ये बात अच्छे से याद रखना दोस्तों, तिरछी मांग के अंदर एक वस्तु में कीमत में परिवर्तन का दूसरी वस्तु की मांग मात्रा के साथ संबंध को देखा जाता है, क्योंकि इसके अंदर दो वस्तुएं होती है। जैसे मान लो ए वस्तु हो गई, बी वस्तु हो गई ना, तो ए वस्तु की कीमत है पी ए, है ना, और बी वस्तु की कीमत है पी बी। ए वस्तु की मांग है क्यू ए और बी वस्तु की मांग है क्यू बी। इसके अंदर दोस्तों ए वस्तु की कीमत और बी वस्तु की मांग के बीच में संबंध को देखा जाता है। मतलब एक वस्तु की कीमत को देख ली और दूसरी वस्तु की मांग को देखा अपन ने कि इस वस्तु की कीमत में परिवर्तन की वजह से दूसरी वाली वस्तु की मांग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसीलिए इसको तिरछी मांग बोला जाता है। क्योंकि इसमें ये अच्छे से याद रखना, इसके अंदर एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का दूसरी वस्तु की मांग के ऊपर प्रभाव देखा जाता है। इसके बाद आता है संबंधित वस्तु में दो प्रकार की होती हैं, वही प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तु। पहला है प्रतिस्थापन वस्तु। वे वस्तुएं जो एक दूसरे के प्रतिस्थापन के योग्य होती हैं, मतलब एक दूसरे की जगह पे काम में ली जा सकती। वे वस्तुएं जो एक दूसरे के प्रतिस्थापन के योग्य होती हैं, मतलब एक दूसरे की जगह पे काम में ली जा सकती हैं, जैसे चाय, कॉफी, चावल, गेहूं, एक दूसरे की जगह पे इनको काम में ले सकते हैं। प्रतिस्थापन वस्तुओं में उपभोक्ता एक वस्तु की कीमत के बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग मात्रा को बढ़ा देता है। मतलब इसके अंदर क्या हुआ, एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग मात्रा के बीच में कैसा संबंध हुआ, सीधा संबंध हुआ। कीमत में कमी होने पर मांग मात्रा को कम कर देता है। अर्थात प्रतिस्थापन वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग मात्रा के बीच में सीधा और धनात्मक संबंध रहता है। जैसे मान लो अपन ने एग्जाम्पल लिया यहीं पे, ये चाय और कॉफी ना, चाय और कॉफी को लिया था अपन ने। चाय और कॉफी दो प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। अगर चाय की कीमत ना, चाय की कीमत और इधर है चाय की, कॉफी की मांग ना, इधर है कॉफी की कीमत, इधर है चाय की मांग और इधर अपन लिखते हैं इसे कॉफी की मांग। अब तिरछी वस्तुओं में, तिरछी मांग में हमेशा क्या रहता है, एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग के बीच में संबंध देखा जाता है। तिरछी मांग में ये तो देखते हैं ना अपन, तो एक वस्तु क्या है, चाय, चाय की कीमत और कॉफी की मांग के बीच में संबंध देखेंगे तो इन दोनों के बीच में संबंध कैसा है, धनात्मक है, पॉजिटिव है। अर्थात अगर चाय की कीमत ज़्यादा हो जाती है ना, चाय की कीमत बढ़ गई
चाय की कीमत बढ़ गई तो उपभोक्ता इसकी जगह पे कॉफ़ी को प्रतिस्थापित करेगा, मतलब चाय की जगह पे कॉफ़ी को काम में लेने लग जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, कॉफ़ी की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अपन संबंध देख रहे हैं एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग के बीच में। तो ये कैसा रहा, पॉजिटिव हुआ ना, क्योंकि इसकी कीमत बढ़ते ही दूसरी वाली वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, आपको थोड़ा लगेगा, लेकिन इसको अच्छे से समझो आप लोग कि तिरछी मांग के अंदर अपन हमेशा एक वस्तु, दो वस्तुएं होती हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, इनके अंदर हमेशा दो संबंधित वस्तुएं होती हैं। जैसे प्रतिस्थापन वस्तु में दो संबंधित वस्तुएं हैं, चाय और कॉफी, जो एक दूसरे से संबंधित है। तो एक वस्तु की कीमत को दूसरी वाली वस्तु की मांग को देखते हैं। तो प्रतिस्थापन वस्तुओं के संबंध में क्या होता है कि जो एक वस्तु की कीमत है उसका दूसरी वस्तु की मांग के बीच में सीधा संबंध रहता है। अगर उसकी कीमत ज़्यादा हुई तो दूसरी वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उपभोक्ता उसकी जगह पे दूसरी वस्तु को खरीदने लग जाएगा। इसको इस रेखाचित्र के द्वारा भी देख सकते हैं, जिसमें अपन ने सीधा संबंध दिखाने वाला रेखाचित्र बनाया है। मांग वक्र अपना कैसा सीधा है, जो सीधे संबंध को दिखा रहा है कि कीमत कम है तो दूसरी वस्तु की मांग कम है, और कीमत दूसरी ज़्यादा है तो दूसरी वस्तु की मांग ज़्यादा है। इसके अंदर अलग अलग वस्तुएं लेंगे, जैसे यहाँ पे अपन एक्स वस्तु लिए, इधर अपन ने वाई वस्तु ली है, कि वाई वस्तु की कीमत और एक्स वस्तु की मांग, दो वस्तुएं ले ली ना अपन ने, तो वस्तुएं अलग अलग ली है, तो अलग वस्तु की कीमत है और अलग वस्तु की मांग है, दोनों के बीच में कैसा संबंध है, सीधा संबंध है, जो मांग वक्र सीधा बनाया गया है। उसके बाद में पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं जो एक दूसरे की पूरक या सहयोगी होती हैं, अर्थात एक या वहाँ में दूसरे का प्रयोग मुश्किल है, जैसे टायर ट्यूब हो गया, पेन स्याही, कार पेट्रोल, जिनको एक दूसरे के बिना अपन काम में नहीं ले सकते, वो वस्तुएं। पूरक वस्तुओं की कीमतों और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है, अर्थात जैसे मान लो स्याही की कीमत बढ़ गई तो पेन की मांग घटेगी, क्योंकि स्याही के बिना तो पेन भी काम में नहीं ले सकते अपन, है ना। तो एक तरीके से स्याही की अगर कीमत बढ़ी है तो इनडायरेक्टली पेन की कीमत भी क्या होगी, है बढ़ी है ना, क्योंकि स्याही पेन बिना स्याही के काम में तो आएगा नहीं। तो पेन की कीमत बढ़ गई मतलब उसकी मांग क्या हो गई, कम हो गई। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक वस्तु की कीमत और उस दूसरी वाली वस्तु की मांग के बीच में कैसा संबंध होता है, ऋणात्मक या उल्टा संबंध होता है। तो इसे पूरक वस्तु में देखते हैं अपन। कीमत देख रहे हैं अपन स्याही की ना, स्याही की कीमत का अपन संबंध देखेंगे पेन की मांग के साथ में, क्योंकि अपन एक वस्तु कीमत का दूसरी वस्तु की मांग के साथ में संबंध देखते हैं ना। तो स्याही की कीमत अगर ज़्यादा हुई है, स्याही की कीमत बढ़ गई, तो पेन की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पेन बिना स्याही के काम में आता नहीं है। इनडायरेक्टली पेन की कीमत भी क्या होगी, बढ़ेगी, और उपभोक्ता उसकी मांग को कम कर देगा। तो ये डिफरेंस आपको अच्छे से याद रखना है कि प्रतिस्थापन वस्तुओं में तो तिरछी मांग कैसी होती है, धनात्मक होती है, और पूरक वस्तुओं में तिरछी मांग ऋणात्मक होती है, क्योंकि इसके अंदर एक वस्तु कीमत और दूसरी वस्तु की मांग के बीच में उल्टा संबंध होता है, और प्रतिस्थापन वस्तु में ये संबंध सीधा रहता है। उसके बाद में आता है मांग के कुछ अन्य प्रकार। मांग के कुछ अन्य प्रकार देखे जाते हैं। तो पहला प्रकार है सामूहिक मांग। सामूहिक मांग क्या होता है, जब एक वस्तु दो या दो से अधिक उपयोगों में मांगी जाती है, अर्थात एक ही वस्तु का प्रयोग अलग अलग प्रकार से किया जा रहा हो। जैसे बिजली का उपयोग पंखा चलाने में भी किया जाता है, रोशनी के लिए भी किया जाता है, ईंधन के रूप में भी किया जाता है, मतलब एक ही वस्तु को अलग अलग प्रकार से मांग की जा रही है, तो वो कहलाएगी सामूहिक मांग। नेक्स्ट है व्युत्पन्न मांग। जब एक वस्तु की मांग अपने आप ही अन्य वस्तुओं की मांग को उत्पन्न करे तो ऐसी मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं। जैसे मान लो आपको मकान बनाना है, तो मकान की मांग के कारण ईंट, चूना पत्थर, सीमेंट, कारीगर आदि की मांग अपने आप उत्पन्न हो जाती है, तो उसको बोलते हैं व्युत्पन्न मांग। इसके अंदर आपको ये बात याद रखनी है कि व्युत्पन्न मांग को उत्पादन के साधन की मांग कहा जाता है। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि उत्पादन के साधनों की मांग है, तो वो है व्युत्पन्न मांग। मतलब कोई भी वस्तु है, उसकी मांग, एक वस्तु की मांग की वजह से उसको उत्पादित करने के लिए जो अन्य वस्तुएं हैं उनकी मांग जो अपने आप पैदा होती है, उसको बोलते हैं व्युत्पन्न मांग। नेक्स्ट है संयुक्त मांग। जब किसी व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए दो या दो से अधिक मांग एक साथ होती है, तो वो कहलाती है संयुक्त मांग। मतलब एक वस्तु की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए एक साथ अपने को दो तीन चीजों की मांग रहती है, तो वो कहलाती है संयुक्त मांग। दोस्तों इसके बाद आता है मांग फलन। मांग फलन किसको बोलेंगे, मांग और मांग को जो प्रभावित करने वाले कारक थे उनके बीच में जो संबंध को बताता है उसी को बोलते हैं मांग फलन।
किसी भी वस्तु की कितनी मात्रा उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाएगी यह केवल वस्तु की कीमत पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि इसका निर्धारण अनेक घटकों के द्वारा होता है। इन घटकों को स्वतंत्र चर कहते हैं। इन सभी स्वतंत्र चरों का मांग के साथ संबंध मांग फलन द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब आपको यही याद रखना है कि मांग फलन मांग और मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारक, इन दोनों के बीच में संबंध को दर्शाता है। जैसे डी ए यहाँ पे मांग है, एफ फलन है, इधर पी एक्स वस्तु की कीमत है, आई इनकम है, टी ट्रेड है ना, फैशन रुचि वाला वो, पी संबंधित वस्तुओं की कीमतें हैं। इस प्रकार से ये सभी इधर वाले घटक हैं, वो सभी वो घटक है जो मांग को प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में अपन इतना ही पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन ने देख लिया मांग के प्रकार हो गए और मांग क्या होती है, मांग को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, इन सभी को अपन इस वीडियो में डिटेल्स में देख लिया। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।